एपिसोड 11। एकांश लगातार अवनी के कंधे और गर्दन पर किस कर रहा था। किस करते करते एकांश के हाथ अवनी के पहने हुए नाइट सूट के अंदर चलने लगते हैं। ये महसूस करके अवनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अवनी जल्दी से एकांश का वो हाथ पकड़ लेती है, लेकिन एकांश अपने एक हाथ से अवनी के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है और अवनी के सीने में अपना मुंह घुसाते हुए कहता है, चांद कहा ना, बस थोड़ी देर और करने दो रोमांस, तो क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, प्यार करो, मुझे डिस्टर्ब नहीं। अवनी गहरी गहरी सांसें लेते हुए, प्लीज आप अभी रुक जाइए एकांश, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर बाद रुके तो मैं बस तड़पती रह जाऊंगी और आपको क्या मुझे तड़पता हुआ देख मजा आएगा। एकांश ये सुनकर अपना सिर उठाकर अवनी को देखता है, जो आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी। एकांश ये देखकर अवनी के ऊपर से खड़ा हो जाता है। जैसे ही अवनी को ये महसूस होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर एकांश को देखने लगती है। एकांश झट से नीचे झुककर अवनी को गोद में उठा लेता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। अवनी ये देखकर, क्या कर रहे हैं आप, नीचे उतारिए मुझे। एकांश अवनी को कुछ नहीं कहता, वो बस वॉशरूम में जाकर अवनी को शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है और खुद भी उससे चिपक कर खड़ा हो जाता है और फिर शॉवर ऑन कर देता है। ठंडा पानी पड़ते ही अवनी झट से एकांश के गले लग जाती है। एकांश उसे कसकर अवनी बाहों में भरता हुआ कहता है, तुम्हारी इस तड़प को शांत भी मैं ही करूंगा और तुम्हारे पास आकर तो सबसे ज्यादा मैं तड़पता हूँ चांद। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो मन करता है कि खुद को तुम में समा लूं, लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल में कर लेता हूँ, ये सोचकर कि कभी मेरा चांद इन सब के लिए तैयार नहीं है। तड़प तो मैं भी रहा हूँ तुम्हारे प्यार के लिए। अवनी ये सुनकर एकांश से थोड़ा दूर होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर एकांश के होठों पर किस करने लग जाती है। एकांश पहले तो ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है, मगर जब देखता है कि उसका चांद ठीक से किस नहीं कर रहा है तो एकांश उसे रिस्पॉन्स करने लग जाता है। एकांश और अवनी के शरीर एक बार फिर गर्म हो चुके थे, लेकिन शॉवर से गिरता ठंडा पानी उन दोनों के गर्म शरीर को आराम दे रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद एकांश अवनी के होठ को आजाद करता है और फिर आगे बढ़कर अवनी की गर्दन पर बाइट कर देता है। ऐसा होते ही अवनी के मुंह से आह निकल जाती है और वो गुस्से से एकांश को देखने लग जाती है। एकांश उसके गुस्सा वाले लुक को देखकर कहता है, मेरी जान, गुस्से में तो तुम बहुत क्यूट लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हें कच्चा खा जाऊं। अवनी ये सुनकर और गुस्से हो जाती है, जिससे उसकी छोटी सी नाक भाई लाल हो जाती है। फिर वो एकांश की तरफ देखते हुए कहती है, आपने मुझे काटा क्यों। एकांश इसे काटना नहीं बाइट करना कहते हैं। अवनी, अरे हिंदी में हो या इंग्लिश में मीनिंग तो एक ही है ना, अब बताइए आपने मुझे काटा क्यों। एकांश, मैंने तुम्हें अपने प्यार की निशानी दी है, समझी। अवनी अपने होठों का पाउट बनाकर, ओ ऐसी बात है, फिर तो मुझे भी आपको अपने प्यार की निशानी देनी होगी। एकांश ये सुनकर एक टक अवनी को देखने लगता है और इससे पहले कुछ समझ पाता अवनी भी उसकी गर्दन पर जोर से बाइट कर देती है, जिससे एकांश अपनी आंखें बंद कर लेता है। अवनी उससे अलग होकर एकांश की गार्डन की ओर देखकर बोलती है, अब मैंने भी आपको अपने प्यार की निशानी दे दी है। एक अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है और कहता है, जाओ और जल्दी से कपड़े चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। अवनी, मैं कपड़े लेकर आती हूं, तब तक आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। एकांश अवनी का हाथ पकड़ते हुए, दिनों के कपड़े यहीं ले आओ, नए साथ में चेंज कर लेंगे कहते हुए एक आई विंक कर देता है। अवनी ये सुन के शर्मा जाती है और झट से अपना हाथ छुड़ाकर खाती है, आप यहीं पर कर लो चेंज, मैं चेंजिंग रूम में जा रही हूँ कहते हुए वॉशरूम से भाग जाती है और फिर एकांश के बेड पर रखे हुए कपड़ों को उठाकर फिर से एकांश के पास जाकर उसे देकर वापस से भाग जाती है। एकांश ये देखकर सिली गर्ल कहता है, आर अपने कपड़े पहनने लगता है। अवनी भी चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। कुछ ही देर में एकांश वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है अवनी बेड और बैठी हुई अपना फोन चल रही थी। एक ये देखकर, चांद क्या देख रही हो फोन में। अवनी उसकी बात सुनकर, वो कॉलेज से नोटिफिकेशन आया है, 2 दिन बाद हमारी हॉलीडेज खत्म होने वाली है और कॉलेज खुलते ही वहां पर एक फंक्शन रखा हुआ है जिसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अवनी और जिया दोनों ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं और ये उनके कोर्स का लास्ट ईयर है। एक को ये सुनकर याद आता है कि पिछले जन्म में अवनी ने उसे फंक्शन वाले दिन कॉलेज आने के लिए कहा था ताकि एकांश उसकी डांस परफॉर्मेंस देख सके, लेकिन एकांश नहीं गया था, जिससे अवनी बहुत हर्ट हुई थी। एकांश अपने ख्यालों से बाहर आकर बेड की ओर आते हुए, ठीक है तुम अब सो जाओ और हाँ, कल लंच पर मैंने जीवन को इनवाइट किया है तो कल कहीं मत जाना, घर पर ही रहना, ओके। अवनी ये सुनकर, क्या कल जीवन भाई घर पर आएंगे, फिर तो मैं उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। एकांश हो अभी आकर बेड पर लेटा था। अवनी की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहता है, हेलो, तुम्हारे पति को भी तुम्हारे हाथ का खाना खाना है तो थोड़ा मेरे लिए भी बना देना। अवनी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, अब मैं आपके लिए तो जरूर बनाऊंगी ही ना खाना। एकांश उसे अपनी बाहों में भरता हुआ अपनी आंखें बंद करके कहता है, सो जाओ अब। अवनी भी एकांश के गले लगकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में कहती है, जिया की बच्ची, तू मुझे फंसाकर भागी थी ना, अब देख मैं तुझे ये बताऊंगी ही नहीं कि जीवन भैया कल घर आ रहे हैं, उन्हें ऑन द स्पॉट देखकर तेरा रिएक्शन देखने लायक होगा। सोचते हुए अवनी भी सो जाती है। इधर जिया के कमरे में जिया इस वक्त बेड और लेटे हुए अपने हाथ में पकड़े हुई ब्रेसलेट को देख रही थी। फिर उसने खुद से कहा, मुझे लगा शायद उस दिन की बाद मेरी तुमसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने देखो फिर से तुम्हें मुझसे मिला दिया।
ये ब्रेसलेट किसी और का नहीं जीवन का था। जिया के स्कार्फ में ये ब्रेसलेट अटक गया था जिस दिन जिया जीवन को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। जिया फिर मायूस होकर मुलाकात तो हो गई, लेकिन अब तक तो शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी आ गई होगी और तुमने तो उस दिन मेरा चेहरा भी नहीं देखा था, फिर तुम्हें तो मैं याद भी नहीं, और तुम्हें कैसे पता होगा कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। फिर जिया उस ब्रेसलेट को बॉक्स में रखकर, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मैं याद नहीं हूं, मुझे भी कौन सा तुम्हें याद करके ट्रॉफी मिलने वाली है, हूं कहते हुए सो जाती है। इधर मल्होत्रा मैंशन जीवन अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ अपने फोन जिया की फोटो देख रहा था और खुद ही कह रहा था, मेरी बॉर्बी डॉल तुम कितनी क्यूट हो, मन करता है कि अभी तुम्हारे पास आकर तुम्हें झट से गले लगा लूं, मगर खुद को कंट्रोल किया है सिर्फ तुम्हारे लिए, और अब मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। अब तो तुम मुझ मिल चुकी हो और अब तो तुम्हारे भाई ने भी मुझे तुमसे प्यार करने की परमिशन दे दी है। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे इन 5 महीनों में, अब बस एक बार मैं तुम्हें हासिल कर लूं, उसके बाद तुम भी मेरे प्यार के लिए तड़पोगी जान, वो भी मेरे घर पर मेरे बेड पर। बहुत जल्द मैं तुम्हें जिया सिंघानिया से जीवन जिया मल्होत्रा बनाऊंगा और जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन मैं तुम पर अपना बेहिसाब प्यार लुटाऊंगा, कहते हुए जिया की फोटो को चूम लेता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एकांश इस वक्त जिम में गया हुआ था। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही जिम से अपने कमरे की ओर जाने लगता है तो उसके कदम अपने आप अवनी के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वो अवनी के रूम में जाकर देखता है तो अवनी अब तक सो रही थी। एकांश यू से सोता देखकर अपना सिर नामे हिला देता है और फिर अवनी के पास जाकर, चांद उठो देखो सूरज भी निकल आया है और तुम अभी तक सो रही हो। अवनी नींद में कसमसाते हुए कहती है, हाँ तो सूरज निकल आया है इसीलिए तो चांद अब सो रहा है। एकांश उसकी ये बात सुनकर उसके कान के पास जाकर वार्निंग टोन में, चांद अब अगर तुम नहीं उठी ना तो मैंने तुम्हारे साथ सुबह सुबह ही गलत हरकत कर देनी है। ये सुनकर तो अवनी झट से उठकर बेड पर बैठ जाती है और जल्दी जल्दी में कहती है, आप मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे, देखिए मैं उठ गई। एकांश ये देखकर, वेरी गुड, अब जल्दी से फ्रेश भी हो जाओ, और हाँ आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज जीवन आने वाला है तो मैं अपना ऑफिस वर्क आज घर से करूंगा, तो तुम मेरी कॉफी स्टडी रूम में जल्दी लेकर आओ। एकांश की ये कहते ही अवनी उसे देखकर कहती है, आप बार बार ऐसे मेरे कमरे में मत आया कीजिए, अगर माँ या निहाल ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। एकांश उसे देखकर, ठीक जय नहीं आऊंगा क्योंकि बहुत ही जल्द तुम मेरे रूम में रहने आने वाली हो और माँ और निहाल इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे। अवनी ये सुनकर, और वो कैसे, एकांश उसके माथे पर लाइट किस करके कहता है, बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, अब फ्रेश हो जाओ। अवनी बस हाँ में अपना सिर हिलाकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। एकांश उसे जाता देख खुद से, अब तुम और मैं बहुत ही जल्द एक रूम में रहेंगे, मुझे ऐसे चोरों को तरह तुम्हारे कमरे में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये काम करवाने के लिए वो बहुत जल्द आने वाली है, कहते हुए एक डेविल से स्माइल करने लग जाता है और फिर अपने रूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद एकांश अपने स्टडी रूम में बैठा हुए काम कर रहा था, तभी अवनी उसके लिए कॉफी लेकर आई है और टेबल पर रख देती है। एकांश उसे देखकर, जिया क्या कर रही है, क्या वो उठ गई? अवनी, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, अभी वो सो रही है और अभी उसे सोने दीजिए, उठाने की जरूरत नहीं है, उसे कम से कम उसकी नींद तो पूरी हो जाने दीजिए। एकांश, ठीक है, जो हुक्म मेरी रानी का। अवनी ये सुनकर एक स्माइल की देती है और फिर एकांश से पूछती है, जीवन भाई कितने बजे आएंगे? एकांश, तकरीबन 1 बजे के आसपास। अवनी, ठीक है, फिर हम उनके किए और आप सबके लिए लंच रेडी कर लेते हैं। एकांश उसे देखकर, चांद ज्यादा काम मत करना, सर्वेंट को सैलरी मैं उनके काम करने के लिए ही देता हूं। अवनी, हाँ पता है, लेकिन मुझे आपके लिए भी तो अपने हाथों से खाना बनाना है, मैं सर्वेंट्स की थोड़ी हेल्प ले लूंगी। एकांश ओके चांद। फिर अवनी नीचे किचन की ओर चली जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। इधर मल्होत्रा इंडस्ट्री जीवन का अपना एक ऑफिस मुंबई में भी था जहां वो कभी कभी आता जाता था, बाकी तो यहाँ का सारा काम विशाल ही देखता था। जीवन की बिल्डिंग में तकरीबन 40 फ्लोर थे। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जीवन का कैबिन था जहां पर जीवन इस वक्त चेयर और बैठा हुआ बड़ी तेजी से लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। तभी जीवन विशाल को बेल रिंग बजाकर बुलाता है। विशाल, जो उसके बगल वाले कैबिन में ही बैठा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहा था, रिंग की आवाज सुनते ही उसके कैबिन में जाकर कहता है, जी सर, बुलाया आपने? जीवन अपने लैपटॉप पर काम करता हुआ, टाइम क्या हुआ है? विशाल ये सुनकर अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, सर अभी तो बस सुबह के 10:30 हुए हैं। जीवन, ओके जाओ और मुझे 12 बजे बुलाने आ जाना। विशाल एक जबरदस्ती की स्माइल के साथ जी सर कहता है और अपने कैबिन की ओर चला जाता है। विशाल अपने कैबिन में आकर चेयर पर बैठता हुआ, सही कहा था एकांश ने, इसका ध्यान रखना कहीं ये टाइम से पहले उसके हर न पहुंच जाए। और फिर जीवन के केबिन की ओर देखकर, साला जब से ऑफिस आए हैं बस हर 10 मिनट में मुझसे टाइम पूछे जा रहे हैं और इसके खुद के हाथ में भी तो वॉच है, देख नहीं सकता क्या खुद जी बार बार मुझ बुला लेता है। पहले तो इसे लड़कियों का अपने पास आना जाना पसंद नहीं था, लेकिन अब देखो एक लड़की से मिलने के लिए कैसे तड़प रहा है। अगर प्यार में इंसान ऐसा ही जाता है तो मैं भगवान से दुआ करूंगा मुझे कभी प्यार ना हो, कहते हुए वापस से अपना काम करने लग जाता है। तकरीबन 2.5 घंटे बाद जीवन का कैबिन नॉक होता है। जीवन कमिंग। ये सुनते ही बाहर खड़ा विशाल अंदर आता है और कहता है, सर 12 बज चुके हैं, हमें सिंघानिया हाउस जाना है। ये संकीजी जीवन झट से अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपना ब्लेजर पहनते हुए कैबिन से बाहर की ओर जाते हुए बोलता है, तो खड़े क्यों हो, चलो जल्दी।
विशाल ये सुनकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर वो दोनों लिफ्ट से पार्किंग एरिया की ओर जाकर कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इधर सिंघानिया मेंशन जिया इस वक्त किचन में अवनी की पीछे खड़ी हुई यूज कब से पूछ रही थी, अवनी मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ कौन आने वाला है जिसके लिए तू इतना सारा और टेस्टी सा खाना बना रही है। अवनी जिया बस थोड़ी देर बाद तुझे पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है, अभी तुम मुझे तंग मत करो, मैं खाना बना रही हूँ। ये सुनकर जिया का मुंह बन जाता है और वो थोड़े गुस्से में कहती है ठीक है मत बता। अवनी उससे कुछ नहीं कहती और खाने को धक्कर बाहर की ओर चली जाती है। जिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी जिया बाहर दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे बाहर से आते हुए निहाल और रिया दिखाई पड़ते हैं। निहाल जिसने ये सोचा था कि एकांश इस वक्त घर पर नहीं ऑफिस में होगा, ये सोचकर रिया को घर लाया था। रिया ने ही निहाल से जिद की थी कि उसे घर जाना है। जिया उन्हें देखकर निहाल तुम इसके साथ कहां से आ रहे हो और ये हमारे घर पर क्या कर रही है। रिया पहली बात तुम्हें निहाल को भाई बोलना चाहिए क्योंकि वो तुमसे 3 साल बड़ा है, और दूसरी बात मैं किसी बाहर वाले की बात मानकर इस घर में आना बंद नहीं करूंगी। ये बात रिया ने अवनी की ओर देखते हुए कही थी। तभी निहाल इट्स ऑक रिया उसे कहना है कहने दो, और जिया मैं रिया के साथ नहीं आ रहा हूं बल्कि मैं अभी आया था उसी वक्त रिया भी, या तो हम दोनों एक साथ घर के अंदर आ गए। क्या होगा जब निहाल और रिया एकांश को घर पर देखेंगे, और क्या होगा जब जिया को पता चलेगा कि जीवन उसके घर पर ने वाला है। एपिसोड 12 जिया कुछ कहने ही वाली थी कि अवनी उसके हाथ को पकड़कर जिया रहने दे, झगड़ा मत कर इनसे। जिया नहीं अवनी मुझे बोलने दे, जब भाई ने इस लड़की का इस घर में आना बंद कर दिया है तो ये क्यों यहाँ पर अपना ये बेकार सा मुंह उठाकर आ गई। रिया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो बस अपने दांत पिसती रह जाती है क्योंकि उसे यहाँ अभी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी थी जिसकी वजह से उसे फिर से घर के निकाला जा सके। तभी निहाल कहता है जिया आई थिंक भाई को रिया के यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। किसने कहा मुझे रिया के यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आवाज एकांश की थी जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। रिया और निहाल तो उसे यहाँ देखकर ही चौंक जाते हैं, उन्हें नहीं लगा था कि एकांश इस वक्त घर पर होगा, वो तो ये सोचकर आए थे कि एकांश इस समय ऑफिस में होगा। एकांश सीढ़ियों से नीचे आता हुआ कहता है रिया जब मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था तो तुम यहाँ पर क्यों आई, क्या अब तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगी। रिया मासूम सा चेहरा बनाकर जल्दी से एकांश के पास आकर एकांश जी मैं भला आपकी बातों को कैसे टाल सकती हूँ, अगर आप मुझे जहर खाने के लिए भी कहेंगे ना तो वो भी मैं खुशी खुशी खा लूंगी। जिया अवनी से धीरे से कहती है देखा यार इतनी जल्दी तो गिरगे भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये चुड़ैल भाई के सामने अपना रंग बदल लेती है। अवनी उसे देखकर सही कहा तूने एकांश तो खा लो। रिया ये सुनकर शौक हो जाती है और बहुत जोर से बोलती है क्या एकांश अभी तो तुमने कहा कि मेरे कहने पर तुम खुशी खुशी जहर भी खा सकती, हाँ तो अब मैं कह रहा हूँ खाओ जहर। अवनी और जिया ये सब देखकर दबे मुंह हंस रहे थे। रिया ये सुनकर रोने जैसी शक्ल बना लेती है और कहती है ठीक जय एकांश जी जैसा आप कहें। एकांश अरे मैं तो बस मजाक की रहा था, तुम तो सीरियस हो गई, चलो छोड़ो ये बताओ तुम आज यहाँ पर क्यों आए हो। रिया उसकी ये बात सुनकर कहती है एकांश जी वो मैं आपसे मिलने आई हूँ, 2 दिन से मैंने आपको देखा तक नहीं और आपने मुझसे ये कहा था कि आप मुझसे मिलने आएंगे लेकिन आप भी आए नहीं। एकांश ये सुनकर तो तुम्हें मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आना चाहिए था ना, तुम्हें कैसे पता चला मैं आज घर पर हूँ। रिया ये बात सुनकर चौंक जाती है, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एकांश उससे ऐसा सवाल करेगा, उसे तो लगा कि एकांश उसे पैम्पर करेगा। रिया कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी निहाल भाई आज आप ऑफिस नहीं गए क्या। एकांश नहीं वो क्या है ना, आज मेरा एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है और उसके साथ उसका दोस्त भी, इसीलिए वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए थे ना, क्या तुमने उस फ्रॉड इंसान का पता लगा लिया है जिसने घोटाला किया था। निहाल ये सुनकर भाई मैं उसे ढूंढ ही रहा हूं, मैंने ऑफिस में अपने कुछ लोगों को नजर रखने के लिए बोल दिया है, कल सुबह तक वो घटिया इंसान आपके सामने होगा। एकांश गुड और फिर रिया की ओर देखकर बताओ रिया तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज घर पर ही हूं। एकांश बेटा उसे मैंने बताया था, ये नीलिमा कहती है जो इस वक्त दरवाजे से अंदर आ रही थी। रिया और निहाल को नीलिमा के घर आने से राहत मिलती है। नीलिमा एकांश के पास आकर वो निहाल बेटा मुझे एक सर्वेंट ने कॉल करके बताया था कि तुम आज घर पर हो और फिर आज सुबह ही मेरे पास रिया का कॉल आया था, वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी तो मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया। एकांश कुछ नहीं कहता, वो बस अपना सिर हिला देता है तो रिया कहती है हाँ एकांश जी मैंने आंटी से ही आपके बारे में पूछा था, वो आप मुझसे मिलने नहीं आ रहे थे ना इसीलिए। एकांश हाँ रिया एक्चुअली मैं बहुत बिजी था और 2 दिन तो बहुत बिजी रहूंगा, आफ्टर ऑल 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे जो है इसीलिए मैं उसी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ये सुनकर तो रिया बहुत खुश हो जाती है और बोलती है सच एकांश जी मुझे लगा आपको मेरा बर्थडे याद नहीं था। एकांश तिरछी नजरों से अवनी को देखता है जो अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे ही देख रही थी, ये देखकर एकांश एक डेविल स्माइल के साथ रिया से कहता है अब ऐसा हो सकता है कि बेबी मैं तुमसे रिलेटेड कोई बात भूल जाऊं नहीं ना, मुझे तुम्हारी हर एक बात बहुत अच्छा से याद आए फिर मन में, और ये भी बहुत अच्छा से याद है कि कैसे तुमने मुझे टॉर्चर किया था, अब तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ऐसा सरप्राइज दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। अवनी को ये सुनकर जेलेसी होती है और वो मन में बेबी हो हाँ अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, एकांश जी करिए आप अपनी इस बेबी से बातें।
रिया एकांश के मुंह से बेबी सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, ठीक है एकांश जी, मैं आपको 2 दिन तक डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उसके बाद नीलिमा कहती है, रिया बेटा अब तुम आ ही गई हो तो हमारे साथ लंच कर लो। क्यों एकांश बेटा, सही कह रही हूं ना मैं। एकांश नीलिमा को और शक नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए वो कहता है, हाँ कर सकती है, अवनी ने इतना खाना तो अब बनाया ही होगा। फिर अवनी की तरफ देखते हुए, राइट अवनी। अवनी बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। रिया चलिए सब खाना खाते हैं। एकांश सब्र करो रिया, पहले मेरे गेस्ट को तो आने दो। सब्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आ गए हैं। ये आवाज सुनकर सब दरवाजे की ओर देखती है तो वहां पर जीवन और विशाल खड़े थे। एकांश ये देखकर उनके पास जाता है और जीवन के गले लगकर कहता है, वेलकम टू माय हाउस। जीवन थैबस अपना सिर हिला देता है। इधर निहाल, नीलिमा और रिया जीवन को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन एकांश के बीच बहुत दुश्मनी है। निहाल खुद से एकांश ने इसे घर पर क्यों बुलाया है, इन दोनों के बीच तो 36 का आंकड़ा था, फिर अचानक इतना याराना कैसे। फिर निहाल डर कर, ओह नो, कहीं इस जीवन ने एकांश को सारा सच तो नहीं बता दिया ना। रिया जीवन को देखते हुए अपने मन में, यार जो भी कहो इसकी क्या पर्सनैलिटी है, इसे हर बार देखकर तो मुझे इसके साथ एक रात बिताने का मन करता है, लेकिन इस निहाल की वजह से मैं दूसरे लड़कों को अप्रोच ही नहीं कर पाती, ये सारी रात जो मुझसे चिपका रहता है। फिर वो सब एकांश की बातों से होश में आए को जीवन और विशाल को अंदर लाते हुए इंट्रोड्यूस करवाता है। जीवन नीलिमा की तरफ देखकर, नमस्ते आंटी जी। नीलिमा जबरदस्ती की स्माइल के साथ, नमस्ते बेटा, तो तुम हो एकांश की आज से स्पेशल गेस्ट। जीवन जी। फिर जीवन निहाल की तरफ देखते हुए, हेलो निहाल, कैसे हो तुम। निहाल हकलाते हुए, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं। जीवन तुम्हारे सामने हूं, एकदम फर्स्ट क्लास। निहाल ये सुनकर बस एक जबरदस्ती के स्माइल के साथ अपना सिर हिला देता है। वो सब ऐसे ही एक दूसरे से बात कर रहे थे तो वही जिया अपनी जगह पर खड़े मुंह खोलकर जीवन को देख रही थी और अवनी उसे ही देख रही थी। जिया को ऐसा करते देख अवनी ने उसका मुंह बंद करते हुए धीरे से कहा, मुंह तो बंद कर ले जिया, अब क्या जीवन भाई को झट से निगलने का प्लान है। जिया ये सुनकर होश में आए हैं, आर अवनी की यार देखकर, तो आज हमारी घर ये आने वाले थे, इसके लिए ही तो खाना बना रही थी। अवनी, हाँ एकांश जी ने कल ही मुझे बताया था कि जीवन भाई आज लंच के लिए हमारे घर आएंगे। जिया, तो अवनी की बच्ची, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अवनी, क्यों बताती, कल रात तो तू मुझे फंसाकर भाग गई थी, पता है तुझे, एकांश जी से झूठ बोलना पड़ा मुझे। जिया, तो तूने मुझे इस बात का बदला लिया है। अवनी मुस्कुराती हुई, हाँ मेरी जान। जिया बस उसे घूरकर देखने लगती है। तभी जीवन उनके पास आकर अवनी के सिर पर अपना हाथ रखकर, कैसी हो बेटू। अवनी, मैं ठीक हूं भाई, आप कैसे हैं। जीवन, मैं भी अच्छा हूं। जीवन फिर जिया की ओर देखकर, आप कैसी है मिस सिंघानिया। जिया मुंह बनाकर जवाब देती है, अब तक तो ठीक थी लेकिन आपको देखने के बाद ठीक नहीं हूं। जीवन बस उसे देखकर एक स्माइल पास कर देता है जिससे जिया चीड़ सी जाती है और वो वहां से सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अवनी सबको खाना परोसने लगती है और जब एकांश और रिया की प्लेट में खाना परोसने की बारी आती है तो अवनी उनको इग्नोर करके एक खाली चेयर पर जीवन के पास बैठ जाती है और बोलती है, जीवन भाई, विशाल भाई, मैंने आप दोनों के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, अब जल्दी से खाइए और बताएं खाना कैसा बना है। जीवन और विशाल एक स्माइल के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं और इधर एकांश अवनी को उसे इग्नोर करता हुआ देख मन में कहता है, इसकी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें चांद। फिर एकांश अपने लिए खुद ही खाना परोसकर खाने लगता है। फिर रिया, अवनी तुमने मुझे खाना नहीं परोसा है। ये सुनकर जिया कहती है, तो तुम्हारे हाथ नहीं है क्या, खुद परोस लो, भाई भी तो अपने आप ही खाना परोस कर खा रहे हैं। रिया ये सुनकर, अच्छा बनती हूँ, हाँ सही कह रही तुम, मैं खुद ही खाना परोस लेती हूँ। जीवन ये देखकर अपने मन में, मेरी बॉर्बी डॉल तो तीखी मिर्ची निकली, इंटरेस्टिंग। सभी फिर खाना खाने लगता है। विशाल जैसे ही खाने की एक बाइट खाता है उसके मुंह से निकलता है, वाव क्या खाना बनाया है तुमने अवनी, इतना अच्छा खाना तो किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं बनता। अवनी ने खाने में खीरहला, पूरी, आलू की सब्जी, पनीर, छोले, चपाती, राइस और भी बहुत आइटम्स बना रखी थी। जीवन भी जब खाने की बाइट लेता है तो कहता है, हाँ बेटू खाना सच में बहुत अच्छा है, और फिर अपने मन में, ऐसा टेस्ट तो मुझे बचपन में बस मोम के हाथ के बने हुए खाने का आया करता था, आज सालों बाद फिर से ऐसा लग रहा है कि मोम के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ, कहीं अवनी ही मेरी छोटी तो नहीं। फिर अपना सिर झटकर, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सालों पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी, ये सब मेरा वहम होगा। और खाना खाने लगता है। एकांश भी अवनी के खाने की तारीफ करना चाहता था लेकिन अवनी उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी और फिर एकांश भी निहाल रिया के सामने अवनी के तारीफ नहीं कर सका। कुछ ही देर में सभी लंच करके सभी रूम में चले गए थे और रिया भी अपने फ्लैट पर चली गई थी, बस एकांश, अवनी, विशाल और जीवन हॉल में बैठे हुए थे। जीवन एकटक उस रूम की ओर देख रहा था जहां पर जिया गई थी, उसे जिया से बात करने की तलब हो रही थी। एकांश उसके मन की बात को समझ रहा था लेकिन वो उसे थोड़ा परेशान करता हुआ, ठीक है जीवन अब तुम जाओ, कल मेरे ऑफिस में मिलेंगे, और वैसे भी अब तो तुम मुंबई में ही रहने वाले हो तो हमारा मिलना जुलना तो चलाता रहेगा। जीवन उसकी बात सुनकर चीड़ सा जाता है, उसे अभी जिया से बात करनी थी लेकिन एकांश ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया।
जीवन उसे घुरकर देखने लगता है। तभी अवनी, ऐसे कैसे, अभी तो ये आए हैं, हमने इनसे बातें भी नहीं की, ये इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं। जीवन उसकी बात सुनकर एक डेविल स्माइल के साथ एकांश को देखता है, जैसे कह रहा हो जब तक मेरी बेटू है तुम मुझे यहां से नहीं भेज सकते। एकांश उसकी स्माइल देखकर मन ही मन मुस्कुराता है और अवनी की ओर देखकर मन ही मन कहता है, तो मेरी बीवी अपने भाई की साइड है, वो उससे बात करना चाहती है। अवनी फिर जीवन को देखकर, भाई क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जिया जो अपने रूम से निकलकर अवनी के पास ही आ रही थी, अवनी की ये बात सुन लेती है और अपनी जगह पर खड़ी हुई जीवन के आंसर का वेट करती है। जीवन अवनी की बात सुनकर, गर्लफ्रेंड तो नहीं है लेकिन मुझे एक लड़की पसंद है जो बहुत ही जल्द मेरी वाइफ बनेगी। ये बात सुनकर अवनी और जिया दोनों का ही चेहरा लटक जाता है। अवनी ने सोचा था कि वो जिया की सेटिंग जीवन से करवा देगी, क्योंकि उसे जिया को देखकर पता चल चुका था कि जिया कहीं ना कहीं जीवन को पसंद करती है। इधर जिया फिर से अपने रूम में चली जाती है और बेड पर पेट के बल लेट जाती है और खुद से कहती है, मुझे ये सुनकर क्यों बुरा लग रहा है, ये तो अच्छी बात है कि उन्हें कोई लड़की पसंद है और वो जल्दी ही उनसे शादी भी कर लेंगे। फिर जिया, क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत होगी? फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देती हुई, ऑफकोर्स मुझसे ज्यादा खूबसूरत होगी, तभी तो वो उन्हें पसंद करते होंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की निकल जाती है। फिर वो खुद से, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है, अरे करे वो बागर बिल्ला किसी को भी पसंद, मुझे उससे क्या, और वैसे भी वो मेरे टाइप का थोड़ी ना है जो मुझे वो पसंद आएगा, मुझे तो उसे देखकर ही गुस्सा आता है। फिर अपने आंसू पोंछकर बेड से उठती है और अपने रूम से बाहर जाकर अवनी की ओर जाकर उसके हाथ को पकड़कर बोलती है, मुझे तुमसे कॉलेज के फंक्शन के बारे में कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। अवनी इससे पहले कुछ बोलती जिया उसके हाथ को पकड़कर एक किलर लुक जीवन को देती है और फिर अवनी को वहां से लेकर चली जाती है। जीवन ये देखकर बस स्माइल करने लगता है। फिर एकांश, अब तुम्हें जाना चाहिए। जीवन, अबे अभी तो ठीक से तेरे घर में आया भी नहीं और तू मुझे निकालने पर तुला हुआ है, मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती क्या? एकांश, हाँ नहीं होती, अब निकलो। जीवन उसकी बातों को इग्नोर करता है और फिर थोड़ा सीरियस होकर एकांश से पूछता है, अवनी के मोम डैड कौन है और वो अभी रहते कहाँ है? एकांश भी सीरियस होकर, क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? जीवन, मुझे जानना है, ऐसा लगता है कि मैं बेटू को पहले से ही जानता हूँ। एकांश ये सुनकर कहता है, सही लग रहा है तुम्हें? जीवन और विशाल ये सुनकर थोड़ा चौंक जाते हैं। तो क्या सरप्राइज देगा एकांश रिया को, और क्या रिश्ता है जीवन और अवनी का? एपिसोड 13। एकांश, बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें? ये सुनकर तो जीवन और विशाल चौंक जाते हैं। जीवन, एकांश से मतलब क्या है तुम्हारा? एकांश, यही कि तुम अवनी के भाई हो, वो भी सगे वाले। अब अगर तुम्हें इससे ज्यादा जानना है तो तुम खुद जान लो। बसीनजमन, तुम लोगों का पैसा चुराकर थोड़ी ना बने हो, अपना दिमाग उसे करके ही बने हो ना, तो बाकी की जानकारी तुम खुद निकालो। जीवन थोड़ा इमोशनल होकर, मैं, तुम मुझे सारी सच्चाई साफ साफ क्यों नहीं बता देते? मुझे अवनी को देखकर लगा ही था कि मैं उसे कई सालों से जानता हूं, मुझे लगा जी था कि वो मेरी छोटी बहन है जो कई साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो खबर मिली थी कि अवनी भी उस टाइम मोम डैड के साथ कार में थी और उन्हें किसी ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी और आज तक वो साला ट्रक ड्राइवर भी नहीं मिला। एकांश, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि मेरे डैड को अवनी एक अनाथ आश्रम में मिली थी और उन्होंने उसे शायद पहचान लिया था कि वो वीरेन अंकल और माही आंटी की बेटी है, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी अवनी से करवा दी थी। मुझे बस अभी तक एक बात नहीं पता चली है कि डैड ने हमारी प्रॉपर्टी को अवनी के नाम क्यों किया है, पर मैं ये जल्दी पता लगा लूंगा। जीवन, मुझे जल्द से जल्द इन सब के बारे में पता लगाना होगा ताकि अब मैं अपने बेटू को सुरक्षित रख सकूं। विशाल, टेंशन मत लो, अब हम जल्दी ही सब पता कर लेंगे, मैं अपने आदमियों को इस काम पर लगा देता हूं। कहते हुए विशाल अपना मोबाइल निकालकर बाहर की ओर चला जाता है। अब हॉल में सिर्फ जीवन और एकांश बैठे हुए थे। जीवन, तो क्या तुम्हारी दुश्मनी खत्म करने की यही वजह थी कि तुम्हें पता चल चुका था कि मैं अवनी का भाई हूं? एकांश, हाँ, वरना मैं अपने दुश्मनों को ऐसे ही थोड़ी ना जाने देता, और तुम तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। आखिर तुम्हारी वजह से ही तो ये रिया मेरी लाइफ में आई और मैं अवनी को अब तक गलत समझता रहा। जीवन, अनजान बनते हुए, हेलो ब्रदर इन लॉ, मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारी उस रिया को जानता भी नहीं हूं। एकांश उसके मुंह से ब्रदर इन लॉ सुनकर अपनी एक आईब्रो को ऊपर की तरफ करता हुआ कहता है, कल तक तो मुझे साला बना रखा था तूने, आज ब्रदर इन लॉ हो गया तेरा मैं? हाँ। जीवन, हाँ, तो कल तूने मुझे ये थोड़ी ना बताया था कि अवनी मेरी बहन है, मैंने तो तुझे मेरी होने वाली बीवी का भाई समझकर साला बुलाया था और आज अपनी बहन के पति को कह रहा हूं। एकांश, तो अब से मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दिया करो, आखिर तुम्हारा जीजा जो हूं मैं, साले साहब। जीवन, रिस्पेक्ट और तुम्हें कभी नहीं, इनफैक्ट तुम मुझे बहुत जल्द रिस्पेक्ट देना, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन का पति बनने वाला हूं, मीन योर ब्रदर इन लॉ। कहते हुए एक तिरछी स्माइल करता है। एकांश, अभी बने नहीं हो, जब बनोगे तब दे दूंगा रिस्पेक्ट। जीवन, हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे कि मेरी वजह से रिया तुम्हारी जिंदगी में आई थी, क्या मैं जान सकता हूँ कैसे? एकांश, 5 महीने पहले जब तुमने मुझ पर वो अटैक करवाया था, उस अटैक में मैं घायल हो गया था, तो मुझे रिया ने ही बचाया था। अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करते तो ये रिया मेरी लाइफ में कभी आती ही नहीं।
जीवन, व्हाट रबिश, मैंने तुम पर कोई अटैक नहीं करवाया था और 5 महीने पहले तो मैं खुद कश्मीर में घायल हुआ सड़क पर पड़ा हुआ था। उस वक्त जिया ने ही मेरी जान बचाई थी। मैंने बस अपनी धुंधली आंखों से उसका चेहरा देखा था और उस दिन के बाद से ही तो मैं जिया से प्यार करने लगा था। एकांश कंफ्यूज होकर, तो फिर मुझ पर वो अटैक किसने करवाया था? जीवन, करवाया होगा तुम्हारे किसी अपने ने अपना, जैसे वो तुम्हारा सो कोल्ड सौतला भाई जिसे तुम अपने जिगर का टुकड़ा मानते हो। वो आया था मेरे पास एक डील लेकर कि मैं उसकी हेल्प करूं तुम्हें उसके रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। एकांश, जानता हूं मैं कि वो आया था तुम्हारे पास और अब मैं उसके साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि उसे पता चलेगा कि एकांश सिंघानिया आखिर है क्या। जीवन, ठीक है, अब मैं चलता हूं। मुझे बेटू के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता करनी है और मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में फिर से छानबीन करवानी होगी। और हाँ, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बेटू का ख्याल रखना। अगर उसे एक खरोच भी आई ना तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। और अब तुम उस रिया से भी दूर रहना। एकांश, तुम न भी कहोगे तब भी मैं अपनी चांद का अच्छे से ख्याल रखूंगा और उस रिया को तो मैं ऐसा सबक सिखाने वाला हूं कि जिंदगी भर याद रखेगी। जीवन, अब मैं चलता हूं। एकांश, तो जाना रोका किसने है? वैसे भी पता है रात को चोरों की तरह मेरे घर में आने वाला है। जीवन उसकी ये बात सुनकर झेप जाता है और बोलता है, तुझे कैसे पता? एकांश, जानता हूं रात में मेरी बहन से मिलने आने वाला है। आखिर आज दिन में तो उसने तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, इसीलिए उसे अकेले में बात करने आओगे, राइट? जीवन, बड़े ही एटीट्यूड से हाँ आऊंगा और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मैं अपनी बेटू को सारा सच बताकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। फिर आना तुम भी रात में चोरी छिपे मेरे घर जब बेटू तुमसे बात नहीं करेगी। एकांश, उसकी इस बात पर मैं तुम्हें नहीं रोक रहा आने से, और तुम अभी अवनी को कुछ सच नहीं बताओगे और ना ही तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। वो मेरी है, समझे? अब निकलो यहां से। जीवन एक तिरछी स्माइल के साथ बाय बाय ब्रदर इन लॉ, जल्द मिलते हैं कहते हुए बाहर की ओर चला जाता है। एकांश उसे जाता हुआ देख खुद से कहता है, रिबीत के बाद ही मुझे ये सच्चाई पता चलनी थी क्या कि मेरी चांद का एक बड़ा भाई भी है, और अगर पता लगा भी तो ये जीवन उसका भाई क्यों निकला? अब ये साला मेरा सच में साला बन चुका है, इसे अब मैं मार भी नहीं सकता। और फिर उस रूम की तरफ देखता है जहां पर इस समय जिया और अवनी गए थे। उस तरफ देखते हुए एकांश कहता है, तैयार रहना चांद अपनी पनिशमेंट के लिए। आखिर तुमने मुझे इग्नोर करने की गुस्ताखी जो की है। रात के 9 बजे जीवन के घर पर, जीवन का घर भी एकदम आलीशान बंगलों की तरह था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली और अंदर 3 फ्लोर बन हुए थे। जीवन का रूम सेकंड फ्लोर पर था, उसके साइड में ही उसका स्टडी रूम और उसी फ्लोर पर उसका जिम रूम बना हुआ था। जीवन इस वक्त अपने रूम में बैठा हुआ अवनी और अपनी बचपन की साथ वाली फोटो देख रहा था। जीवन, फोटो देखते हुए, इतने सालों बाद तुम मुझे वापस मिल गई बेटू। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा था, लेकिन जब पता चला कि मोम डैड के साथ उस कार एक्सीडेंट में तुम भी चली गई थी तो मेरी सारी उम्मीदें छूट गई। लेकिन अब देखो मेरा बेटू मेरी इतने साल बाद वापस मिल गई, और ये सब एकांश की वजह से ही हुआ है। दिखने में वो भले ही एटीट्यूड वाला है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। अब मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ एकांश है। लेकिन मैं उस इंसान का पता लगाकर रहूंगा जिसने हमारे मॉम डैड को हमसे अलग कर दिया और जिसकी वजह से हम भी बिछड़ गए। मैं उस इंसान को मौत से भी बदतर सजा दूंगा। इस वक्त जीवन बहुत खतरनाक लग रहा था उसे। इस वक्त अगर कोई देख लेता तो डर ही जाता, सिवाय एकांश के, क्योंकि वो भी तो इसी कैटेगरी में आता है, टीयर्स ऑफ जॉय। जीवन अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करके कहता है, जितनी जल्दी हो सके मुंबई आओ, वरना तुम्हें उठाने के लिए अपने आदमी मुझे भेजने पड़ेंगे। कहते हुए कॉल कट कर देता है और फिर विशाल आता है। विशाल, जीवन अवनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करवाई है। जीवन, बोलो। विशाल बोलना शुरू करता है, तकरीबन 15 साल पहले अवनी अंकल और आंटी के साथ उस कार में ही थी। जब उस कार का एक्सीडेंट हुआ तो अवनी उस वक्त एक बुजुर्ग कपल को कार के पास घायल पड़ी मिली थी। वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गए थे और अवनी के ठीक होने के बाद ही उन्होंने अवनी को संभाला था, और वो अवनी को अपने साथ अपने अनाथ आश्रम मुंबई में ही लेकर आ गए थे। इसी अनाथ आश्रम में एकांश के डैड भी आया जाया करते थे। जीवन विशाल की बात को काटते हुए बोला, और एकांश के डैड ने अवनी को पहचान लिया था तो उन्होंने एकांश के सामने अपनी आखिर इच्छा जाहिर की कि वो अवनी से शादी कर ले। लेकिन एकांश ने उस वक्त मना कर दिया था, तो मिसेज सुरेखा ने एकांश को अपनी कसम देकर अवनी से उसकी शादी करवाए, ताकि एकांश के डैड ने को प्रॉपर्टी मरने से पहले अवनी के नाम के थी वो उसे मिल सके। जीवन को ये सारी बातें एकांश ने ही बता दी थी। विशाल, राइट, तुम्हें कैसे पता? जीवन, एकांश ने बताए। विशाल, अब आगे क्या करना है? जीवन, आगे की कल देखते हैं। अब तो मुझे मेरी बहन मिल चुकी है, अब मुझे ज्यादा टेंशन नहीं, अब तो टेंशन अपने दुश्मनों को देनी है जिनकी वजह से इतना सब कुछ हुआ है। फिर विशाल की ओर देखते हुए, अब तुम भी जाकर सो जाओ, कल आगे का प्लान देखते हैं। विशाल, और गुड नाइट। जीवन, गुड नाइट। विशाल के जाते ही जीवन, अब पहले मैं अपनी होने वाली वाइफ से मिलकर आता हूं, उसके बाद ही मुझे चैन से नींद आएगी। कहते हुए जीवन बेड से उठा और बाहर की ओर चला गया। इधर सिंघानिया मैंशन। अवनी इस वक्त अपने रूम के बेड पर एकांश के नीचे लेटी हुई थी। एकांश अवनी के ऊपर था, उसने अवनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ रखा था। एकांश अवनी की गर्दन पर चूमते हुए कहता है, चांद तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? अवनी, मैंने आपको कब इग्नोर किया? एकांश, और रियली चांद, नीचे तुमने मुझे खाना भी नहीं परोसा था और मेरी बात भी टाली थी।
अवनी, ओ आप उस टाइम की बात कर रहे हैं? अरे वो तो मैं आपको सबके सामने इसीलिए इग्नोर कर रही थी ताकि किसी को हम पर शक न हो। आपने ही तो कहा था सबके सामने ड्रामा करने के लिए, भूल गए क्या? एकांश अवनी को देखता है और बोलता है, अच्छा जी मेरी बिल्ली मुझी को म्याओ। अवनी, आप क्या कह रहे हैं ये? और वैसे भी मुझे आपको अटेंशन देने की जरूरत नहीं थी। आपको अटेंशन देने के लिए तो आपकी बेबी एवाई आई हुई थी ना। एकांश उसे देखकर, ओ मेरी बीबी को जलन हो रही है? अवनी, हाँ हो रही थी जलन। कैसे? आप मेरे सामने उसे प्यार से बात कर रहे थे और बेबी भी कह रहे थे। अगर मैं किसी और लड़के को इससे पहले अवनी अपनी बात को पूरा कर पाती, एकांश ने उसके होठों पर अपना कब्जा कर लिया। एकांश को अवनी की ये बात समझकर ही गुस्सा आ गया था कि कैसे अवनी किसी और लड़के को बेबी कह सकती है। तकरीबन 10 मिनट बाद एकांश ने अवनी को छोड़ा। एकांश के छोड़ते ही अवनी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। एकांश उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को रब करते हुए बोला, अगली बार से अपनी जुबान से किसी और का नाम मत लेना और ना ही किसी को इन सब वर्ड से बुलाना, समझी? अवनी अपनी सांसों को कंट्रोल करती हुई, जब आपको मेरे कहने भर से ही इतना गुस्सा आ गया तो सोचिए, आप तो मेरे सामने रिया से प्यार से बात कर रहे थे तो मुझे कैसा लग रहा होगा उस टाइम, अपने सोचा भी है? एकांश उसकी ये बात सुनकर उसे खुद से दूर करता है और अवनी की आंखों में देखता है जिनमें इस वक्त नमी थी। एकांश अवनी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर एक किस करके कहता है, सॉरी जान तुम्हें हट करने के लिए, और तुम अब फिक्र मत करो, बस थोड़े दिन और उसके बाद मैं रिया को हमारी जिंदगी से बहुत दूर भेज दूंगा। अब तुम सो जाओ, ओके? अवनी भी अपना सिर हिलाकर एकांश को गले लगाकर सो जाती है। एकांश उसके बालों को सहला रहा था, उसे अभी नींद नहीं आ रही थी, वो मानो कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ जिया अपने रूम में सो रही थी, उसके हाथ में इस वक्त जीवन का ब्रेसलेट था। तभी उसके रूम की खिड़की खुलती है और एक परछाई अंदर आती है। अंदर आते ही वो परछाई जिया के पास बैठ जाती है। लैंप की रोशनी में सो रही जिया इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी उस शख्स की नजर जिया के हाथ पर जाती है। ये देखकर वो शख्स स्माइल करता है और कहता है, तो मेरी बॉर्बी डॉल भी मुझे याद करके सोती है। ये कोई और नहीं बल्कि जीवन था जो इस वक्त जिया से मिलने आया था। जीवन आगे बढ़कर जिया के बेड पर लेट जाता है और एक टक उसके चेहरे की ओर देखते हुए उसके बालों से खेलने लगता है। जिया को जैसे ही थोड़ी सी हलचल महसूस होती है तो वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने लगती है। जैसे ही वो अपनी पूरी आंखें खोलकर अपने साइड में पड़े जीवन को देखती है तो उसकी सारी नींद गायब हो जाती है और वो बेड से झट से उठकर चिल्लाने वाली होती है कि जीवन उसके मुंह पर हाथ रखकर बोलता है, चिल्लाना मत वरना सब जाग जाएंगे। जिया उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। ये देखकर जीवन जिया के मुंह से अपना हाथ हटा लेती है। जिया ये देखकर जल्दी से जीवन को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर बैठकर उसके कॉलर को पकड़कर बोलती है, आप मेरे रूम में इस वक्त क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई यहां आने की? जीवन उसे देखकर जिया के हाथ में पकड़े ब्रेसलेट की तरफ इशारा करके बोला, मैं तो यहाँ एक चोर को पकड़ने आया था और वो मुझे मिल भी गई है, इस वक्त मेरे ऊपर ही बैठी है। जिया ये सुनकर जल्दी से कहती है, मैं कोई चोर वो नहीं हूं और नहीं आप कोई पुलिस वाले हैं, और रही बात इस ब्रेसलेट की तो ये मेरे स्कार्फ में अटक गया था जब मैं आपको हॉस्पिटल लेकर गई थी। जीवन, लेकिन तुम तो मुझे जानती ही नहीं थी, तुमने ही मुझसे क्लब के बाहर कहा था, राइट? जिया ये बात सुनकर झेप जाती है और अटक अटक कर बोलती है, वाह वो तो भाई के सामने झूठ बोला था क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मैं ट्रिप के लिए कश्मीर गई हूँ। और फिर जीवन का वो ब्रेसलेट उसके सीने पर गिराकर बोली, ये लीजिए अपना ब्रेसलेट और निकलिए यहाँ से। और हाँ, मैंने इसे चुराया नहीं था। और जीवन, मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं कि तुमने मेरा ब्रेसलेट चुराया है, तुमने तो मेरा नींद चैन चुराया है अपनी एक झलक को दिखाकर। जिया ये सुनकर जीवन की आंखों में देखने लगती है। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में ही डूब रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।